नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में। जैसा कि आपको 11th क्लास की लाइव क्लासेज जो हैं बाकी सभी सब्जेक्ट की उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेज में कुछ व्यवधान रहा, उसके लिए खेद चाहूँगा। आज की क्लास जो है वो भी कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण से लाइव क्लास जो है वो नहीं दी जा रही है। अगली क्लास जो है वो आपकी लाइव क्लास जो है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आज की क्लास जो है वो आज आपको एक रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ही आज हम उपलब्ध करवाएंगे। तो आज की ये जो पहली क्लास है इसमें हम जीव विज्ञान 11th क्लास जीव विज्ञान हिंदी मीडियम के लिए उसमें शुरुआत हम करते हैं। तो पहले कुछ सामान्य बातें, जैसे आप जीव विज्ञान विषय का यदि चयन कर रहे हैं, 10th क्लास तक आप सभी विषय जो हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद साइंस, आर्ट, कॉमर्स वगैरह जो हैं वो आप उनका चयन करते हैं। उसमें भी यदि आप साइंस जो है वो ले रहे हैं और साइंस में जीव विज्ञान यदि ले रहे हैं तो कुछ सामान्य बातें और 11th का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ जो हैं वो आपको पहले थोड़ी उपलब्ध करवा देते हैं। विज्ञान विषय जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं, तो उसमें आप सारे जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें विज्ञान की कई शाखाएं एक साथ शामिल की जाती हैं। उसमें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान या फिर जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक वगैरह जो है वो आप पढ़ते रहे हैं। हम केवल जीव विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान 11वीं क्लास के बाद में अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हैं वो आपके दोनों ही सब्जेक्ट, मैथ हो या बायोलॉजी हो, दोनों में ही रहते हैं। लेकिन आप बायोलॉजी या जीव विज्ञान लेते हैं तो वो आपका ऑप्शनल है कि आप मैथ लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं। यदि आप बायोलॉजी या जीव विज्ञान का चयन कर रहे हैं तो उसमें कुछ सामान्य बातें हम बताते हैं। जैसा कि जीव विज्ञान नाम से ही पता चलता है, जीवों का विज्ञान या जीवों से संबंधित विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवों की यदि हम बात करें तो कई सारे जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे देखने में आते हैं। जैसे कि हम खुद इंसान जो हैं वो जीवों में ही शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा और अन्य जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, ये सारे जीव हैं। लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारे जीव जो हैं वो हमारे सामने नजर आते हैं। जैसे पेड़ पौधे जितने भी हैं, चाहे घास का छोटा पौधा हो या चाहे बड़ा एक नीम का पादप हो, वो भी सारे जीवों में ही शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा कई और छोटे दूसरे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, वो भी इस जीव जगत में ही शामिल किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, शैवाल, कवक, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेज वगैरह जो हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जीवों का विज्ञान यानी जीव विज्ञान जो है उसमें हम पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान को भी आगे कई सारी और शाखाओं में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से जीव विज्ञान जो है इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जीव विज्ञान की जो 2 मुख्य शाखाएं हैं उसमें एक है वनस्पति विज्ञान या फिर जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है प्राणी विज्ञान, जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या जंतु विज्ञान भी जिसको हमें कह सकते हैं। इसमें वनस्पति यानी पादपों का अध्ययन करते हैं, इसमें प्राणी यानी जीव जंतुओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा भी इनकी कई सारी और भी शाखाएं आती हैं जो कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट वगैरह जो होगा लेसन से संबंधित उसके अंदर हम पढ़ लेंगे, तो आज यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप चयन कर रहे हैं जीव विज्ञान का और 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम है थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। जीव विज्ञान में 11th क्लास का जो पाठ्यक्रम है इसको कुल 5 यूनिट जो है उनमें विभाजित किया गया है। 5 इकाइयां जो हैं उनमें इन्हें विभाजित किया गया है। तो कुल 5 इकाइयां हैं। इन 5 इकाइयों में यदि हम देखें तो सबसे पहली जो इकाई है वो है प्राणियों में या जीव जंतुओं की विविधता। जो वर्गीकी से संबंधित एक विज्ञान की जो शाखा होती है उसके संबंध में ये इकाई है। इसमें जीव जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, प्राणी वगैरह सारे जीवों में ही शामिल किए जाते हैं, लेकिन जंतुओं को अलग वर्ग में रख दिया, पादपों को अलग वर्ग में रख दिया, इसी तरह से जीवाणुओं को अलग वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार इनमें और भी छोटे स्तर पर और वर्ग भी बनाए हुए हैं। किस आधार पर वो वर्ग बनाए जाते हैं
और अलग अलग प्रकार के जो प्राणी जीव जंतु ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनका अध्ययन कैसे आसान तरीके से किया जा सके, जिसके लिए उन्हें वर्गों में विभाजित किया जा सके, वो सारा जो है वो इस वर्गी की जो इकाई है इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरी जो इकाई है वो है पादप या प्राणियों की शारीरिकी से संबंधित शारीरिकी या आकारिकी जो है उसमें ये हमें पढ़ेंगे। इसमें जैसे पादप आकारिकी की बात करें तो पादपों के शरीर जो है उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें जड़ तना पत्तियां किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्या विविधताएं मिलती हैं, और आंतरिक शारीरिकी अंदर से भी वो किन ऊतकों से किन अंगों से मिलकर बने हुए हैं, वो सारा जो है वो इस शारीरिकी और आकारिकी यानी दूसरी इकाई में पढ़ते हैं। तीसरी जो इकाई है वो है कोशिका विज्ञान से संबंधित, जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें जीवों की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका, उसका अध्ययन किया जाएगा या उसके बारे में कुछ सामान्य बातें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, उनमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है, इसके अलावा उनमें कोशिका में कौन से अणु पाए जाते हैं और कोशिका का विभाजन कैसे होता है, एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका कैसे बनती है, वो इस तीसरी इकाई में हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान में। चौथी जो अपनी इकाई रहेगी वो है पादप कार्यकी, जिसमें पादपों में होने वाली विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप शोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जल का परिवहन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वो सारा अध्ययन जो है वो इस इकाई में किया जाएगा। और एक लास्ट में पांचवी जो इकाई है वो है मानवीय कार्यकी, मानव में होने वाली जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, जैसे मानव पोषण कैसे करते हैं, भोजन का पाचन जो है वो कैसे करते हैं, अवशोषण कैसे करते हैं, मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, मानव में गति और चलन, मानव में समन्वयन का कार्य, मानव शरीर का नियंत्रण जो है वो कैसे किया जाता है, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो इस इकाई के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे। टोटल ये जो 5 यूनिट हैं इनमें शामिल किए गए हैं टोटल 22 लेसन। 22 लेसन जो है इनमें से वर्गीकी में 4 लेसन आएंगे, शारीरिकी और आकारिकी में 3 लेसन आते हैं, कोशिका विज्ञान में 3 हैं, पादप कार्यकी जो है उसमें 5 लेसन है और 7 लेसन जो है वो मानव कार्यकी में सम्मिलित किए गए हैं। तो टोटल ये जो 22 चैप्टर हैं इनको हम पढ़ेंगे। इनमें से एक चीज ये भी थोड़ी सी ध्यान में रखें कि पादप कार्यकी और मानव कार्यकी ये जो 2 इकाइयां हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अब की बार 11वीं क्लास में जो है वो लागू की गई हैं, जबकि पिछले साल तक हमारा जो आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम चल रहा था उसमें इन इकाइयों को 12वीं क्लास में शामिल किया गया है। और 12वीं क्लास में अभी भी इस साल भी आरबीएससी का ही सिलेबस रहेगा, जबकि 11th क्लास में एनसीईआरटी का सिलेबस जो हो लागू कर दिया गया है। तो यूं मान सकते हैं कि ये जो 2 इकाइयां हैं ये दोनों कॉमन हैं अब की बार, ये दोनों अब की बार 12th में भी रहेंगे और ये अब की बार 11th जो है उसमें भी रहेंगे। तो इनको हम बाद में आगे पढ़ लेंगे, सारा पाठ्यक्रम वगैरह जो है वो हमें करना है और इसमें से कुछ सॉर्ट आउट भी होना है। कोविड-19 की वजह से जो हमारा पाठ्यक्रम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अध्ययन अध्यापन कार्य जो इससे प्रभावित हुआ है, तो उसमें ये जो बाधा आई है इसको सॉल्व करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन जो है वो आगे बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा आएगी, जिसमें पाठ्यक्रम को कम भी किया जाएगा। अब कितना क्या कम होगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसमें जो भी चीजें कम की जा सकती हैं उसके अनुसार इन चीजों के बारे में हम पहले नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी इकाइयां, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉर्मल सामान्य प्रकार के रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना लगभग जरूरी होता है, आवश्यक होता है, ताकि हम आगे उस विषय को पढ़ सकें। तो उसी को लेकर हम चलेंगे और इसी आधार पर हम आपको अध्ययन के लिए जिस इकाई का हमने चयन किया है वो है कोशिका विज्ञान, क्योंकि इसे जीव विज्ञान का आधार हम मान सकते हैं। कोशिकाएं, सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं और इसी आधार पर एक कोशिका विज्ञान का अध्ययन कार्य जो है वो जीव विज्ञान में निश्चित रूप से आवश्यक जरूर होता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरी जो है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन ये इसका आधारभूत शाखा होने के कारण से हम पहले जो है वो कोशिका विज्ञान जो है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरी इकाई जो है उसकी शुरुआत करेंगे, यानी यूनिट 3 तीसरी जो है ये हम शुरू करेंगे, जो कोशिका विज्ञान से संबंधित इकाई होगी।
इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं, 8वां, 9वां और 10वां। पहले हम 8वां चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें कोशिका और उसका जो सामान्य परिचय है वो दिया गया है। 9वीं इकाई जिसमें कोशिका में पाए जाने वाले जैविक अणुओं के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा, और 10वीं इकाई जिसमें कोशिका में होने वाला जो कोशिका विभाजन है उसके बारे में अध्ययन हमें करेंगे। तो पहले तीसरी इकाई में जो हमारा 8वां चैप्टर है, 8वां अध्याय जो है वो हम शुरू करेंगे। अब आपको ये लाइव क्लासेस वगैरह जो है वो तो अवेलेबल करवाई जाएंगी, इसके अलावा साथ में आपको सुविधा रहे उसके लिए आपको जो एनसीईआरटी की ओर से जारी की गई किताबें वगैरह होती हैं, आप हो सकता है अभी नहीं लेके आए हों तो भी कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ फाइल के रूप में वो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आपके जो चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है उसी पर, उसमें से आप उन बुक को डाउनलोड कर लें और उसमें से कोई विषय जिसमें कुछ कठिनाई होती है, किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर उनको देखकर, और यदि उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो कमेंट वगैरह के थ्रू जो है वो बताते रहें। तो हमें शुरू करते हैं ये 8वां अध्याय जो कोशिका के सामान्य परिचय के संदर्भ में ही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका है क्या। तो इसके लिए हमें कोशिका विज्ञान से संबंधित जो इतिहास रहा है, कोशिका की खोज कैसे की गई, किस प्रकार से क्या क्या कार्य इसके ऊपर किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ना जो है वो जरूरी रहेगा। हमें जीव विज्ञान में जीवों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे, छोटे शैवाल, जीवाणु वगैरह सारे जो हैं वो इसमें पढ़े जाते हैं। तो जितने भी जीव पढ़े जाते हैं उन जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर जीव कोशिका से मिलकर बना है। एक कोशिकीय जीवाणु की हम बात करें जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, सूक्ष्मदर्शी से देखने की जरूरत पड़ती है, वो भी कोशिका से मिलकर बना है। और बहुकोशिकीय जीव जो हाड़ मांस हाथ पैर वगैरह से मिलकर पूरा एक जो संगठित शरीर बना हुआ है वो भी कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। कोशिकाओं की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। एक कोशिका से मिलकर बना हुआ शरीर है किसी जीव का तो वो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो वो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा, जैसा कि ये छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर जीवों की वो जो मूलभूत इकाई जो उनके शरीर को बनाती है कोशिका, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इनको ये नाम, कोशिका नाम जो है वो कैसे दिया गया, तो उसके लिए हम इसके इतिहास में चलते हैं जहां पर हमें इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त होगी। हालांकि पहले भी कई सारे वैज्ञानिक वगैरह, अरस्तु वगैरह जैसे दार्शनिक वगैरह जो हैं वो ये बता चुके हैं कि जीव जो है वो कई छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिका विज्ञान के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो किया गया था 1665 में। 1665 में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपना एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था। 2 लेंसों को या 2 से ज्यादा लेंसों को एक साथ जोड़कर एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण या आविष्कार जो है वो इन्होंने किया, और उसके द्वारा कई छोटी छोटी संरचनाओं को उन्होंने देखा था। पूर्ण रूप से विकसित सूक्ष्मदर्शी नहीं था जैसा कि आज मिलता है, लेकिन प्रारंभिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण उन्होंने किया था। और इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने पेड़ की जो छाल होती है उसका पतला सा सेक्शन काट लिया, उसका एक पतला सा काट जो है वो काट लिया और उस काट को अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा। जब उन्होंने उस छाल जो है, इसे कॉर्क कहा जाता है, तो कॉर्क के स्लाइस या कॉर्क के पतले काट का सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने पर उन्होंने इसमें यह पाया कि ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क का जो ये पतला सा सेक्शन बना हुआ है वो कई सारे छोटे छोटे कक्षों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार के इन्हें संरचनाएं जो हैं वो नजर आई। ऐसी संरचनाएं नजर आई जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में संरचनाएं होती हैं उस प्रकार की। तो इसकी तुलना उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से की थी। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में भी इसी प्रकार की इकाइयां जो हैं वो बनी होती हैं, ये चैम्बर जो हैं वो बने होते हैं। इस प्रकार के ये जो चैम्बर या कक्ष हैं, इन कक्षों को ही हमें एक दूसरा नाम दे सकते हैं। कक्ष का ही पर्यायवाची शब्द होता है कोश, तो इनको इन्होंने कोश कहा। हालांकि ये नाम इन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया था, और अंग्रेजी में कोश या कक्ष को कहा जाता है सेलुली।
तो इन्होंने इसे सेलुली नाम दिया था, और ये सेलुली नाम जो है, इसी सेलुली नाम का शॉर्ट नाम जो है वो क्या है, सेल, यानी कोशिका जो है वो नाम दिया। सेलुली या सेल, इसका अर्थ होता है कक्ष। सेल शब्द आज भी कक्ष के लिए ही काम में लिया जाता है। अलग अलग छोटे छोटे जो चैम्बर बने होते हैं घर में या किसी बिल्डिंग वगैरह में, उनको सेल कहते हैं। जेल के अंदर देखें तो अलग अलग जो चैम्बर होते हैं उनको सेल कहा जाता है, या किसी दूसरी औद्योगिक इकाई में जो कक्ष बने होते हैं उनके लिए भी सेल शब्द काम में लिया जाता है। तो सेल का अर्थ यहाँ पर कक्ष या कोष से हो गया, और यही कोष शब्द जो है इसी से बना शब्द कोशिका। तो कोशिका का अर्थ है छोटे कक्ष जैसी संरचना, जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी थी, और इस पूरे अपने कार्य का अध्ययन है, इस पूरे अपने प्रायोगिक कार्य का जो विवरण है वो इन्होंने अपनी एक पुस्तक, नाम ध्यान में रख लें इनका, माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसमें पूरा विस्तृत वर्णन जो है वो अपने कार्य का इन्होंने किया था, और सबसे पहले ये कोशिका नाम या सेल नाम जो है वो इन्होंने दिया था। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि इन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा था वो वास्तविक रूप से जीवित कोशिकाएं नहीं थी, ये मृत कोशिकाएं थी। छाल जो है वो पादप का मृत हिस्सा होता है, उसमें जीवन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना जीवित चीजों से ही है। शुरुआत में पेड़ में जो जीवित कोशिकाएं थी वही बाद में मृत होकर छाल का निर्माण करती हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने मृत कोशिका या कोशिका का जो बाहर का आवरण होता है, जो दीवार होती है, केवल वो दीवार उन्होंने देखी थी। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी छाल जो है, यानी जीव का जो पेड़ का जो हिस्सा है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, ये बात इन्होंने बता दी थी। और इस आधार पर इन्होंने ये बताया कि कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। सभी जीवों के शरीर जो हैं वो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और उन इकाइयों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम जो है वो दिया था। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक को नहीं जाता है। जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट हुक के कार्य के 9 साल बाद लगभग 1674 में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो वैज्ञानिक हैं जिनको श्रेय दिया जाता है जीवित कोशिका की खोज का। तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो हैं वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, और इन्होंने रॉबर्ट हुक के सूक्ष्मदर्शी से भी ज्यादा उच्च क्षमता या उच्च आवर्धन क्षमता वाला एक और माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसके द्वारा ऐसे जीवों को उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से जिन्हें नग्न आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। जैसे कि खाद्य पदार्थ, दही वगैरह में जो जीवाणु पाए जाते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उनको देखा। रक्त कोशिकाओं को या शुक्राणु कोशिकाओं को या पानी वगैरह में पाए जाने वाले, मिट्टी वगैरह में पाए जाने वाले जो जीवाणु वगैरह होते हैं, इनको इन्होंने देखा था। तो जीवाणुओं के खोजकर्ता जो हैं या जीवाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, और एक जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो भी ल्यूवेनहॉक ही थे। और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोजें की थी। इसके बाद में कोशिका के संदर्भ में और भी यदि हम बातों को देखें तो एक और वैज्ञानिक का इसमें नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने कोशिका में मिलने वाला जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज की थी। तो केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप जो होता है उस आर्किड पादप की जड़ें जो होती हैं उन जड़ों में केंद्रक, जड़ों में जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें इन्होंने केंद्रक की खोजें की थी। उसके बाद में कोटी नामक एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। तो कोटी ने जीव द्रव्य को खोजा था।
इसके बाद में और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने कोशिका के संदर्भ में या कोशिका विज्ञान के संदर्भ में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। उनको हम कोशिका के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर या अलग अलग कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, वहाँ पर उनके खोजकर्ता, उनको नाम देने वाले वैज्ञानिक वगैरह जो हैं, उनका पूरा विश्लेषण जो है वो वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इन दो बातों को ध्यान में रखें। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केवल ये पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो उसमें नाम आएगा किसका? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का। और रॉबर्ट ब्राउन जो है वो केंद्रक के खोजकर्ता थे। अब ये कोशिका के संदर्भ में जब हम ये सामान्य बातें जो उसके इतिहास से संबंधित पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद में इस कोशिका विज्ञान में या कोशिका का ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। सबसे शुरुआती महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका विज्ञान से संबंधित जो खोजें हुई हैं, जो अध्ययन हुए हैं, उसके आधार पर या उन अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष वगैरह निकल कर आए हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर एक सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया है, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसके कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो दो वैज्ञानिक हैं। दो वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दिया जाता है। एक थे स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान। तो स्वान और स्लाइडेन जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित अध्ययन करता थे या वनस्पति विज्ञ थे, जबकि ये जंतु विज्ञ थे, यानी ये बोटनिस्ट और ये जूलॉजिस्ट थे। दोनों का शाखाएं, दोनों का अध्ययन कार्य अलग अलग था, लेकिन फिर भी उनके अध्ययन वगैरह के आधार पर दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, वो सभी या तो कोशिकाओं से या फिर कोशिका के जो विभिन्न अवयव होते हैं, चाहे वो मृत हों, उनसे मिलकर बने होते हैं। और इस आधार पर उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इनके सिद्धांत में एक कमी जो है वो रह गई थी। उन्होंने ये तो बता दिया कि हर जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या कोशिका के विभिन्न अवयवों से मिलकर बना होता है, लेकिन कोशिकाएं कैसे बनती हैं? एक नया जीव जो बनता है तो उसका मतलब उसमें नई कोशिकाएं हैं। ये नई कोशिकाएं कहाँ से आई? इन कोशिकाओं की उत्पत्ति वगैरह के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए इस सिद्धांत में ये जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया बाद में एक और वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चोव नाम के। तो रुडोल्फ विर्चोव ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया और उसके आधार पर उन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन, स्वान और विर्चोव। तीनों ही वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके आधार पर ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया गया, उस कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और साथ में नोट भी कर लें, अंडरलाइन वगैरह भी करते रहें, थोड़ा बहुत इनको ध्यान में रखें। मुख्य बिंदु जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला मुख्य बिंदु, समस्त जीव जो हैं उन जीवों की संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। अब संरचनात्मक इकाई होने का अर्थ क्या रहेगा, इसको हम विस्तार पूर्वक यदि समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि समस्त जीव या सभी जीव, समस्त जीव या समस्त जीवों का शरीर कोशिका या उसके अवयवों से निर्मित होता है। सभी जीव कोशिकाओं से या फिर उसके विभिन्न अवयवों से मिलकर ही बने हैं, इसलिए कोशिका उन सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कही जाती है। तो ये बात इन्होंने पहले बिंदु के रूप में बताई। दूसरा बिंदु इन्होंने यह बताया कि जितने भी जीव हैं उनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं आधारभूत रूप से एक समान होती हैं।
यानी अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन उनमें जो मिलने वाली कोशिकाएं हैं उनमें कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। सभी कोशिकाएं जो हैं उनमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है। समस्त कोशिकाओं में एक एक केंद्रक जो है वो भी पाया जाता है, और कोशिका के बाहर का जो कोशिका आवरण होता है वह भी इनमें उपस्थित रहता है। तो ये तीसरे बिंदु के रूप में इन्होंने ये बताया। इसके बाद में एक तीसरा बिंदु इन्होंने ये दिया, वो था कि कोशिका जो है वो समस्त जीवों की प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई भी होती है। यानी जीव में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। हर जीव में जो भी क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी क्रियाएं जो हैं उनका आधारभूत स्थान जो है वो कोशिका ही रहेगी। ये तीसरे बिंदु के रूप में बताया। चौथा बिंदु जो है वो इन्होंने ये बताया कि कोशिका जो है वो जीवों की आनुवंशिक इकाई भी होती है। इसके लिए कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और ये आनुवंशिक पदार्थ ही जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का, विशिष्ट गुणों का वहन करता है। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण करता है, और ये आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में होता है। इसका मतलब कोशिका ही वो इकाई है जो आनुवंशिक इकाई की तरह से कार्य करती है। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा जा सकता है, जो विर्चोव के द्वारा दिया गया था, वो था कि एक नई कोशिका जो बनती है उस नई कोशिका के उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। पूर्ववर्ती, प्री एक्सिस्टेंट, जो पहले से उपस्थित है उस कोशिका से होती है। कैसे, यह भी उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका जो है वो विभाजित होती है, और पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ये बिंदु जो है वो विर्चोव के द्वारा जोड़ा गया, और उसके आधार पर ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो है वो कर दिया गया। तो इस प्रकार से आधुनिक कोशिका सिद्धांत में ये जो विभिन्न बिंदु हैं इनको ध्यान में रखें। इसके बाद में आगे कोशिका की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है उसका पूरा समग्र अवलोकन जो है वो हम अगली क्लास, जो लाइव क्लास होगी, उसमें हमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।